नमस्कार भाइयों। हम कल जो हमने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, जिसमें हमारी वैगनार की थ्योरी चल रही थी, उसको देखते हैं आगे कैसे है। यहाँ तक देखिए, ये जो पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हो गया। यहाँ 33 सागर ने इसको दो वर्गों में विभाजित कर दिया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। उत्तरी पेंजिया को अंगारा लैंड और दक्षिणी पेंजिया को गोंडवाना लैंड कहा गया। ये देखिए, इस तरीके से 5 महासागर बने और 7 आपके महाद्वीप बने। यहाँ देखना है कि वैगनार महोदय ने क्या बोला था। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी यूरेशिया, अफ्रीका और ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया। देखिए, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया इस तरीके से महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ प्रमाण दिए इसकी पुष्टि के लिए। इस तरीके से उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रमाणित किया है और बताया है कि किस प्रकार से सत्य कथन है। देखिए, इस प्रमाण के पहला प्रमाण इन्होंने दिया है महाद्वीपों में एकरूपता। देखिए, वैगनार महोदय ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने बोला है कि ये सभी जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में वर्तमान के समय में एकरूपता देखने को मिलती है। जैसे देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका है और ये वाला है यूरोप, तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों भूत में कभी एक हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसी भी यहाँ की संरचना है, स्थिति है। देखो, ये वाला भाग है, यहाँ पर है ये ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये वाला भाग यहाँ से अलग हुआ है, ये वाला भाग यहाँ से अलग हुआ है, ये वाला इधर से, यहाँ से ये प्लेट इधर गई है। इस तरीके से उन्होंने पुष्टि की कि वर्तमान में जितने भी महाद्वीप है उन सभी में क्या है, एकरूपता देखने को मिलती है। दूसरा प्रमाण दिया था इन्होंने चट्टानों में समानता। चट्टानों में समानता, देखिए क्या बोला इन्होंने कि अपने सिद्धांत में ये बताया है कि जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं, चट्टान हैं, ये वाला देखिए यहाँ पर ये न्यू फाउंडलैंड और ये कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और यूरोप का पश्चिमी भाग। यहाँ पर जितनी भी चट्टानें हैं और अमेरिका के पूर्वी तट पर जितनी भी चट्टानें हैं, उन सभी चट्टानों में, या कह सकते हैं सभी चट्टानों का निर्माण एक ही प्रकार से हुआ है। उसी तरीका से यहाँ दक्षिण अमेरिका वाला और ये अफ्रीका वाले इन तटों पर यहाँ पर भी समानता देखने को मिलती है। ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है और अफ्रीका है, इनके इन क्षेत्रों में समानता हमको देखने को मिलती है। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न उन्होंने दिया है जीवाश्मों में समानता। जीवाश्मों में समानता, देखिए इन्होंने ये भी अपना प्रमाण दिया है कि जितने भी यहाँ जीवों के अवशेष हैं वो सभी एक ही प्रकार के मिलते हैं, चाहे आप प्रायद्वीपीय भारत में देखिए या अफ्रीका में। यहाँ जैसे अवशेष हैं उसी प्रकार के जीवों के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। इधर है आपका इस अफ्रीका में, तो यहाँ आपको अमेरिका में उसी प्रकार के अवशेष मिलेंगे। यहाँ है उसी प्रकार के यहाँ आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। और इन्होंने बोल दिया है जीवों में भी समानता है। देखिए, जैसे लोग अफ्रीका में हैं उसी प्रकार के अपने प्रायद्वीपीय भारत के लोग हैं। उनकी त्वचा का रंग काला है, यहाँ की त्वचा का रंग भी काला है। ये श्वेत त्वचा वाले हैं, तो यहाँ पर भी श्वेत त्वचा वाले जीव हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अल्फ्रेड वैगनार है उन्होंने अपने सिद्धांत के प्रमाण दिए महाद्वीपों में एकरूपता, चट्टानों में समानता और जीवाश्मों में समानता तथा जीवों में भी समानता देखने को मिलती है। फिर देखिए, यहाँ से वैगनार महोदय ने अपना सिद्धांत दे दिया, लेकिन इन्होंने इसका कोई एक तर्क नहीं दे पाए कि इनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई, ये जो प्लेट है इनका विखंडन किस तरीके से हुआ है। इनकी विद्वानों में आलोचना होने लगी, इनके मत का खंडन होने लगा। फिर उन्होंने अपना
पेंजिया का विखंडन हुआ है, पैथालासा सागरों का विखंडन हुआ है, उसके लिए इन्होंने तर्क दिया कि इन सभी का निर्माण हुआ है, कारण बताया था, निर्माण हुआ है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। देखिए वैज्ञानिक को उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी महाद्वीप और महासागर बने, इनका विखंडन हुआ है, वो हुआ है सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के फलस्वरूप। अब देखिए यहाँ लेकिन विद्वानों ने इस मत का भी खंडन किया है। एक भूगोलविद आते हैं जेफ्रा महोदय ने तो इनकी बहुत बड़ी आलोचना कर दी थी। उन्होंने बोल दिया था कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति के द्वारा जो इन दोनों की ग्रेविटी होती है, इन दोनों के द्वारा केवल ज्वार भाटे ही आ सकते हैं, ज्वार भाटे ही आ सकते हैं। इनमें इतनी शक्ति नहीं हो सकती कि वो इतने विशाल भूखंडों का खंडन कर दे। और इन्होंने यहाँ तक भी बोल दिया है अगर इसके द्वारा सूर्य चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण यदि पेंजिया का विखंडन हुआ है तो इन्होंने बोल दिया है कि पृथ्वी की जो गति है वो भी अवरुद्ध हो जाती। अगर इसके द्वारा इनका निर्माण होता, जितने भी पृथ्वी है अपनी इसकी गति है, कहिए जो गति करती है वो घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ये दोनों गतियां भी इसकी अवरुद्ध हो जाती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का यहाँ क्या हो जाता है, खंडन। इसके साथ ही देखिए अब इसके विरोध में ये जो प्लेटों का निर्माण किस तरीके से हुआ, महाद्वीपों का निर्माण किस तरीके से हुआ, इसके संबंध में अगला सिद्धांत आता है जिसका नाम है समवाहिनी। अगला सिद्धांत है, इसके विरोध में आता है वो समवाहिनी धारा का सिद्धांत। समवाहिनी धारा का सिद्धांत। देखिए वेगनार महोदय की जो थ्योरी थी उसका खंडन होता है, उसके खंडन के बाद ये सिद्धांत आता है समवाहिनी धारा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को लाने वाले थे आर्थर होल्म्स महोदय। आर्थर ने अपना सिद्धांत दिया समवाहिनी धारा का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का खंडन किस तरीके से हुआ है, इसका विभाजन किस तरीके से हुआ है, इन्होंने अपना प्रमाण भी दिया है। देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो पृथ्वी है अपनी, देखिए पृथ्वी की 3 परतें होती हैं इस तरीके से। ये वाली जो परत होती है इसका नाम है सियाल। ये वाली परत है इसका नाम है सीमा, और ये मध्य वाली परत है ये, इसका नाम है निफे। इस प्रकार देखिए जो अपनी पृथ्वी है, जो आर्थर महोदय ने क्या बोला, इसकी 3 परतें हैं, सियाल, सीमा और निफे। देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो निफे है या कहिए इसको भूक्रोट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको बोलते हैं क्रस्ट, या बोल लो इसको भूपर्पटी। ये मेंटल मध्यमंडल, ये आंतरिक भूक्रोट। देखिए इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या बताया है कि भूक्रोट में जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, यहाँ पर रेडियो सक्रिय पदार्थ, ये यहाँ पर
इनमें विखंडन होता रहता है। ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वो टूटते रहते हैं और टूटने से इसके अनेक अणु होते हैं, वो ऊर्जा अपने से ऊर्जा को निकालते हैं। अभी यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो जाके सीमेंटल में परिवहन करती है, यहाँ पर प्रवाह करती है। वो इस तरीके से यहाँ पर सीमेंटल में वो क्या करती है, परिवहन। तो देखिए जैसे ही यहाँ वो चलती है तो ये जो धारा है यहाँ से जाएगी तो ऐसे इस तरीके से वो निकलती है और यहाँ पर दबाव डालती है। जो अपनी भूपटपटी है, क्रस्ट है, यहाँ पर दबाव पड़ती है, जिसकी वजह से ये जो भूपटपटी इसमें चटकन पड़ती है, दरार पड़ती है। यहाँ इस तरीके से दरार पड़ने के कारण जो अंदर मैग्मा होता है वो धरातल पर निकलता है और धरातल पर निकलता है तो कहीं पर जमा होता है, कुछ भाग यहाँ से इस तरीके से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आर्थर और ने क्या बोला है कि इस क्रिया के द्वारा, समवाहिनी धारा की क्रिया के द्वारा ये जो जितने भी पेंजिया है उसका विखंडन हुआ है, प्लेटों में अलग अलग इस तरीके से वो विभाजित हुई है। इसके बाद देखो इस सिद्धांत के बाद अगला सिद्धांत आता है पहले भी इसी को देखते हैं, लेकिन इसको मैं अलग से बताता हूँ। ऐसे मान लीजिए इसका भाग हम निकालते हैं पूरी पृथ्वी का इस तरीके से। ये पोर्शन है अपना पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए ये प्लेट यहाँ ऐसे, यहाँ से देखिए इस तरीके से ये हो गया सियाल, सीमा और लिपे, इसमें से हमने एक भाग निकाल लिया। ये हो गया आपका क्रोड हो गया, मेंटल हो गया, ये अपना हो गया क्रस्ट। तो यहाँ का जो भी धाराएं यहाँ चलेंगी इस तरीके से, ये धाराएं चल रही हैं, धाराएं जा रही हैं, ये धाराएं इधर जाएंगी इधर जाएंगी। तो ये जो भाग है इस खंड का कुछ धाराएं ऐसे ऊपर जाएंगी, इसको काटेंगे। तो कुछ भाग तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण होगा, यहाँ लावा अगर निकलेगा जमा होगा, पर्वतों का निर्माण होगा। कुछ भाग यहाँ से इन धाराओं के प्रभाव से ये भाग अलग होता जाएगा और ये भाग अलग होता जाएगा। इस तरीके से आर्थर महोदय ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है कि इस तरीके से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। इसके बाद देखते हैं अगला सिद्धांत, समुद्री अधोतल, समुद्री अधोतल के विस्तार का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत को देने वाले थे हैरी हेल्स महोदय। हैरी हेल्स महोदय ने अपने समुद्री अधोतल के सिद्धांत की व्याख्या की है और इस सिद्धांत को दिया है। इन्होंने देखिए क्या कहा है कि ये जो, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग है, इस तरीके से हम इसको लाइन को लेकर देखते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इधर वाला भाग है अपना यूरोप वाला, ये यूरोप, ये अफ्रीका वाला भाग है। इस तरीके से देखते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, जैसे देखिए समुद्र है यहाँ, ये क्या है समुद्र। तो इसको हम देखते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए ये भाग, ये प्लेट हो गई आपकी अमेरिकन प्लेट और ये वाली हो गई ये यूरोप और अफ्रीकी प्लेट। तो यहाँ से देखिए और इन प्लेटों के यहाँ तक ये जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, जिसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। इसके बाद देखिए आता है आपका जो मेंटल वाला भाग और यहाँ बनता है अपना क्रोड। यहाँ से धाराएं चलेंगी तो यहाँ से धाराएं यहाँ से दरार काट के ये समुद्र में आएंगे इस तरीके से यहाँ, और यहाँ कटकों का निर्माण होगा। ये जो लावा निकलेगा
वो यहाँ जमा होता रहेगा और एक चट्टान निर्मित होगी जिसे हम बोलते हैं कटर। समुद्रों में जो पर्वतमाला होती है उसको क्या बोलते हैं हम? कटर। इस तरीके से कटर का यहाँ निर्माण होगा और ये लावा इस तरीके से जमता रहेगा, इधर ऐसे इधर जमता रहेगा कि ये प्लेट इधर जाएगी, ये प्लेट इधर जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सभी जो पेंजिया है उसका विखंडन हुआ है। हैरी हेल्स महोदय के अनुसार इन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि जो यहाँ चट्टान बनती है या कहिए जो कटक बनता है, ये जो कटक होता है उसकी आयु उम्र नवीन होती है, जबकि ये जो भाग होते हैं यहाँ पर विखंडन हुआ है, ये जो भाग होते हैं इनकी ये बहुत पुरानी अवस्था की होती है, या कह सकते हैं इनका निर्माण पुराने समय में हुआ है और इनका निर्माण नवीन है। इनकी अपेक्षा ये क्या है? नवीन। इसके बाद देखते हैं अगला आता है, अगला सिद्धांत प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, और यही सिद्धांत सर्वमान्य है। वर्तमान समय में इसी सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत, इस सिद्धांत पर सभी भूगोलवेत्ता यहाँ सहमत हो जाते हैं। इस सिद्धांत को सबसे पहले 1962 में हैरी हेल्स महोदय ने ही प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी व्याख्या मॉर्गन ने की थी, मॉर्गन महोदय ने। तो यहाँ देखना है कि ये प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या होता है, ये प्लेटें क्या होती हैं। तो देखिए प्लेटों का मतलब होता है कि जो स्थलखंड, देखिए प्लेट क्या होती है, प्लेट को हमको समझना है। ये देखो पृथ्वी है अपनी, ये हो गया अपना क्रोड। यहां से देखिए ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे ये आपका है मेंटल। मेंटल तो देखिए ये जो क्रस्ट का पूरा भाग और जो मेंटल है उसका ऊपरी मेंटल, ये वाला जो ऊपरी मेंटल है इसको जोड़ दिया जाएगा यहाँ तक, तो यहाँ पर एक मंडल बनता है, उस मंडल को बोलते हैं हम, ये जो मेंटल है उसका ऊपरी परत है, इस दोनों को जोड़कर हम बोलते हैं इसको स्थल मंडल। स्थल मंडल। फिर देखिए इस स्थल मंडल के नीचे यहाँ पर एक मंडल पाया जाता है, ये जो एक प्लास्टिक अवस्था में है, तरल अवस्था प्लास्टिक अवस्था में, ये इसका नाम है दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल, इसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। इसके बाद देखिए ये जो मेंटल वाला भाग है इसको बोलते हैं हम मध्य मंडल। मध्य मंडल। और ये क्रस्ट वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल। देखो हमको देखना है प्लेट क्या होती है, तो देखिए वही कहानी है, यहाँ से जो अणु ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, यहाँ समवायी धाराएं चलती हैं, तो वो क्या है यहाँ तक, और ये जो अपना स्थल मंडल है वो देखिए ये जो दुर्बल मंडल है, इस दुर्बल मंडल के ऊपर ये पूरा का पूरा भाग क्या है, स्थल मंडल। तो यहाँ से हमको देखना है कि ये जो धाराएं आएंगी वो इसको काटेंगी, दरार पड़ेगी, इसको इस तरीका से वर्गों में विभाजित कर देती हैं इस तरीके से। तो जो स्थल मंडल का एक भाग ये अलग हुआ, दूसरा भाग ये अलग हुआ, ठीक है। इसी तरीका से पूरी पृथ्वी में ये विभाजन होता है।
जो स्थल खंड का ये टूटा हुआ भाग ही प्लेट कहलाता है। तो प्लेट हम समझ गए, प्लेट हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितने वर्गों में टूटी हुई है और वो टूटन किस कारण से हुई है, ठीक है। तो वो टूटे हुए टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्लेट। तो यहां से देखना है, देखिए कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 100 प्लेट है। 100 प्लेटों का अनुमान लगाया गया है। 100 प्लेटों का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इनमें से 7 ही सबसे बड़ी प्लेटें हैं। 7 सबसे बड़ी प्लेटें हैं। देखिए ये जो 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं वो देखना है किस तरीके से है। पहली प्लेट है आपकी उत्तरी अमेरिकन, या कहिए इसको पूरी की प्लेट नाम देते हैं, अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट पहली प्लेट आपकी अमेरिकन प्लेट। दूसरी आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। तीसरी आती है यूरोशिया प्लेट। यूरेशिया प्लेट। यूरेशिया के बाद आती है अफ्रीकी प्लेट। अफ्रीकी प्लेट के बाद आती है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अगली आती है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। और अगली रहती है अपनी भारतीय प्लेट। भारतीय प्लेट। इस तरीके से 7 प्लेट निकल के आती है। 7 प्लेटों से कैसे इनका विस्थापन हुआ है, किस तरीके से ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये खिसक रही है, इनसे संबंधित देखिए 3 तथ्य सिद्धांत में निकल कर आते हैं। ये जो प्लेटों का खिसकना होता है या जुड़ना होता है, इसके संबंध में 3 मत यहाँ से निकल कर आते हैं। देखिए एक होता है अपसारी प्लेट। दूसरा होता है अभिसारी प्लेट। अगली होती है समांतर प्लेट। तो देखिए जो अपसारी प्लेट है, अभिसारी प्लेट है, तो यहां देखना है ये जो अपसारी प्लेट होती है, इस प्लेट को बोलते हैं हम विनाशक प्लेट। नहीं, इसको बोलते हैं रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट। इस वाली को बोलते हैं विनाशक प्लेट। विनाशक प्लेट। और ये वाली प्लेट होती है वो कुछ भी कोई प्रभाव नहीं पाड़ती, केवल इससे थोड़े बहुत भूकंप आ सकते हैं, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाएं या क्रियाएं इस प्लेट के खिसकने से नहीं होंगी। इससे केवल भूकंप की स्थिति बन सकती है। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से कार्य करती है अपना ये प्लेटें और कैसे ये एक दूसरे से विपरीत या सम्मुख दिशा में खिसकी हुई है ये प्लेट। देखिए अपसारी प्लेट का मतलब होता है कि जब अपसारी प्लेट अपसारी प्लेट का मतलब है जब मान लीजिए ये एक चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, जब ये चट्टानें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगी, तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी उसको बोलेंगे हम अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट का मतलब यही होता है इसमें प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। कह सकते हैं यहाँ पर घर्षण की क्रिया बनती है।
भ्रंशन की क्रिया बनती है। अब देखिए दूसरी बनती है अभिसारी। अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट का मतलब होता है ये प्लेट है अपनी और एक प्लेट ये है। जब ये दोनों एक दूसरे के सम्मुख आएंगे या कहेंगे इस स्थिति को संपीड़न होगा, इनमें संपीड़न होगा तो क्या है, यहाँ पर चट्टान टूटेगी, बले पड़ेंगे। बले पड़ेंगे तो इसके द्वारा भी केंद्रीय का विखंडन हुआ है। अब देखो समांतर प्लेट का मतलब क्या होता है। समांतर प्लेट, समांतर का मतलब है कि जब एक चट्टान ये है अपनी और दूसरी चट्टान इसके समांतर चलेगी, दोनों चट्टानें क्या है एक दूसरे के समांतर जाएंगी, उसको बोलते हैं हम समांतर प्लेट। तो देखिए इस सिद्धांत के तहत हम कह सकते हैं कि प्लेटों का खिसकना किस तरीके से होता है। अपसारी प्लेट कैसे है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। अभिसारी क्या है, एक दूसरे के सम्मुख, और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर। तो देखिए यहाँ से धरातल पर यहाँ से पर्वतों का निर्माण होता है। इन पर्वतों को बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। और यहाँ जो ये इस तरीके से ये प्लेट इधर खिसकती जाएगी, ये प्लेट इधर खिसकती जाएगी, तो यहाँ एक विशाल जलराशि बनेगी और यहाँ पर उस जलराशि को महासागरों का नाम दिया जाएगा। और यहाँ जो पर्वत बनते हैं उन पर्वतों को ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। इस क्रिया के द्वारा जो पर्वत बनते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। इसके विपरीत जैसे ही अभिसारी प्लेट का खिसकना प्रारंभ होता है तो यहाँ जो पर्वत बनते हैं वो पर्वत होते हैं मोड़दा, या कहिए इनको बलित पर्वत। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये दबाव इधर जा रहा है, ये दबाव इधर जा रहा है, तो यहाँ की चट्टानों में इस तरीके से मोड़ पड़ जाते हैं और इन मोड़ों से जो स्थिति बनती है उसको बोलते हैं बलित पर्वत। जबकि यहाँ पर ये प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख जाएंगी तो यहाँ कोई क्रिया नहीं होगी। प्लेटों के एक दूसरे के सम्मुख जाने से केवल भूकंप की स्थितियां बन सकती है। आगे देखिए अब देखिए धरातल की क्या संरचना रहती है उसको हम देखते हैं। देखो ये अपना इस तरीके से स्थलखंड रहता है और ये आपका देखिए ऐसे स्थलखंड पर ये आपका पर्वत हो जाएगा, ये पठार हो जाएगा, ये मैदान हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से ये समुद्रों में स्थिति बनेगी। ऐसे इस तरीके से समुद्रों में इस तरीके से समुद्रों की कहानी बनेगी। देखो यहाँ से ये संपूर्ण भाग समुद्र है, महासागर। ये वाला पूरा का पूरा भाग महासागर है और ये वाला यहाँ से स्थलखंड रहता है, स्थलखंड, और ये अपना महासागर। देखिए धरातल पर ये जो ऊंचा भाग होता है इसको बोलते हैं पर्वत। ये वाला जो जिसका कम ढाल है उसको बोलते हैं पठार। जो समतल होता है उसको बोलते हैं मैदान। ये तो धरातल की स्थिति है। जिसका ढाल तीव्र होगा पर्वत कहलाएगा, जिसका ढाल मंद होगा पठार कहलाएगा, और जिसका ढाल नहीं होगा समतल भूमि होगी उसे बोलेंगे मैदान, उसे बोलेंगे मैदान। इसके विपरीत समुद्री भागों में भी यही स्थिति होती है। जो महाद्वीपों के नजदीक क्षेत्र, वो स्थलखंड के नजदीक क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय
निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट बोलेंगे इसको। इस वाले भाग को बोलेंगे ढाल, कह सकते हैं समुद्री पठार बोलेंगे, महाद्वीपीय ढाल। इसको बोलते हैं नितल, महाद्वीपीय नितल। या हम इसकी तुलना कर सकते हैं मैदानों से। जो धरातल पर मैदान होते हैं वैसे इस तरह की समुद्रों में बनती है, उसको बोलते हैं नितल। ये वाली कहानी है जो पर्वतों की श्रृंखला होती है। धरातल पर तो इस वाली श्रृंखला को पर्वतमाला बोलते हैं। इसके विपरीत समुद्रों में इन्हीं पर्वतों को बोला जाता है कटक। इन्हीं पर्वतों को क्या बोला जाता है? कटक। कह सकते हैं कि पर्वतों का पर्वतमाला, मालाएं होती है, पर्वतों का समूह है, उस समूह को ये क्या बोलते हैं? कटक। और जो एकांकी पर्वतमाला होती है, ये एकांकी पर्वतमाला होती है, इसको बोलते हैं गियार। और जो ये गहरा स्थान होता है इसको बोलते हैं गढ़, महासागरीय गढ़। तो यहाँ हम देख सकते हैं इन क्रियाओं के द्वारा धरातल पर ये क्रियाएं बनती हैं। पहले भाग बन गया स्थलखंड और महासागरीय भाग। इस क्षेत्र को बोलते हैं सीमांत क्षेत्र, सीमांत क्षेत्र, जहां समुद्र और स्थलखंड और महासागरीय खंड जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महासागर, महाद्वीपों की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और उसमें किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। और इन स्थलाकृतियों का बनने का कारण क्या होता है, जो मैंने अभी बताया था, वही प्लेट है, अपसारी, अभिसारी और आपकी समांतर प्लेट है। इनकी क्रिया के द्वारा पेनिया का विखंडन भी हुआ, प्लस विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनी, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्री ढाल, समुद्री निमग्न तट, नितल, कटक, ग्यारट और गढ़। इसके साथ ये क्लास समाप्त होती है। कल अगली क्लास में फिर